हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध बताएंगे, यानी पोल्यूशन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पर ऐसे बताएंगे। तो आइए हम दोस्तों सबसे पहले इस निबंध की रूपरेखा को समझ लेते हैं। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है कि आखिर इस निबंध के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहली हेडिंग में पढ़ना है प्रस्तावना, फिर अगली हेडिंग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। अब विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आइए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण, उसके बाद रेडियोधर्मी प्रदूषण, फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, फिर प्रदूषण पर नियंत्रण और अंतिम हेडिंग होगी उपसंहार। इतनी चीजें हमें रूपरेखा के अंतर्गत यानी इस निबंध के अंतर्गत हमें पढ़नी होंगी। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले प्रस्तावना को समझ लेते हैं। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जब आप प्रस्तावना लिखें तब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि जो भी कॉपी चेक करे, यानी अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे तब उसको लगे कि बच्चे ने निबंध लिखने में कुछ मेहनत की है। यानी दोस्तों, प्रस्तावना में आपको ऐसे वर्डों का प्रयोग करना है कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने मेहनत करके इस निबंध को लिखा है। तो आइए दोस्तों इस प्रस्तावना के अंतर्गत हम लिखेंगे, विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। हाँ दोस्तों, विकास के लिए और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। और संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। हाँ दोस्तों, संतुलित वातावरण में या फिर संतुलित पर्यावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। और कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है, अथवा वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। हाँ दोस्तों, वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो कि जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। हाँ दोस्तों, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। आइए दोस्तों अगली हेडिंग को समझ लेते हैं। अगली हेडिंग है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। अब विभिन्न प्रकार के प्रदूषण क्या हैं, इसको समझते हैं। तो विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से प्रमुख प्रदूषणों का विवेचन निम्नलिखित है। आइए दोस्तों हम कुछ प्रमुख प्रदूषण को समझ लेते हैं, जो कि आप लोग उनसे परिचित भी हैं। तो पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है, इसको समझेंगे। तो लिखेंगे, वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का संतुलन बनाए रखती हैं। किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण और आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। हाँ दोस्तों, जो मनुष्य होता है इस संतुलन को अज्ञानता के कारण यानी ज्ञान न होने के कारण इसे बिगाड़ता रहता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य जो होता है वह अपनी आवश्यकता के लिए वनों को काटता है। परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। इसीलिए दोस्तों, यानी वनों के कम होने के कारण ही वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होती जा रही है।
मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। यानी जो कारखाने होते हैं या मिलों की जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है वह बहुत ही प्रदूषित धुआं होता है, जिसके कारण वायुमंडल जो होता है वह बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यानी दोस्तों, कोयले के जलने से और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल भी बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये दोस्तों, यह हमारे शरीर के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इतना ही नहीं, इससे वस्त्र, धातु और प्राचीन इमारतों को भी क्षति पहुंचती है, यानी नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, यह वायु प्रदूषण की हेडिंग कंप्लीट हुई। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वायु प्रदूषण को समझ गए होंगे। तो आइए हम अगली हेडिंग जल प्रदूषण को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है? यानी वाटर पोल्यूशन। तो इसको समझेंगे। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यह दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो जल है यह सभी जीवधारियों के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है और पौधे अपना भोजन जल में घुली हुई अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं और यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से लिया जाता है। हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो देश के कुछ शहर होते हैं उनमें पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से ही लिया जाता है। दुर्भाग्य के कारण, यानी दुर्भाग्य से हम इन्हीं नदियों में मिलों का कचरा, मलमूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। हाँ दोस्तों, जो शहर के निकट जो नदियाँ होती हैं उनमें नालियों का कचरा, यानी उनमें नालियों का कचरा भी जाता है, मल मूत्र भी जाता है और मिलों का कचरा भी उसी में जाता है। इसके फलस्वरूप हमारे देश की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। दोस्तों, यह जल प्रदूषण की हेडिंग कंप्लीट हुई। अगली हेडिंग पढ़ेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो लिखेंगे परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणुविक परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। यानी परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणुविक परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो कि आजकल की पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक होता जा रहा है। और परमाणु विस्फोटक से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। हाँ दोस्तों, जो परमाणु शक्ति होते हैं, जो परमाणु बम होते हैं, वे इतना खतरनाक होते हैं कि परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। इतना खतरनाक परमाणु बम होता है और विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। और अगली हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है? यानी साउंड पोल्यूशन। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे
मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। हाँ दोस्तों, अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार हो गया, बस हो गई, जेट विमान हो गया, ट्रैक्टर हो गया और लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने के सायरन और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति का ह्रास होता है। हाँ दोस्तों, ज्यादा तेज सुनने से मनुष्य की सुनने की क्षमता कमजोर हो जाती है या फिर सुनने की क्षमता का ह्रास होता है तथा उसे नींद ठीक प्रकार से नहीं आती। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। हाँ दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण भी अथवा ज्यादा तेज सुनने से कितना खतरनाक प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर या सुनने की क्षमता पर। अगली हेडिंग, प्रदूषण पर नियंत्रण। अब हम प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं इसको समझेंगे। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी देशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं और औद्योगिक कचरे के लिए मानक भी निर्धारित किए गए हैं और उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार उन्हें धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसकी व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा, तभी आप लोगों को यह लाइसेंस मिलेगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। हाँ दोस्तों, वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के कठोर नियम बनाए जा चुके हैं। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हाँ दोस्तों, आप लोग जितना हो सके पेड़ों को कम काटें और पेड़ों को लगाने का प्रयास अधिक से अधिक करें। अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग इस पूरे निबंध का निचोड़ या निष्कर्ष यानी उपसंहार समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो उपसंहार में लिखेंगे सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। यानी भारत सरकार जो है यह बहुत ही प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त सजग है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। हाँ दोस्तों, जितना कम हो सके हम उतना प्रदूषण कम करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस निबंध को यानी प्रदूषण समस्या और समाधान के निबंध को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।